जी। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम नया कंसेप्ट सीखेंगे। नया कंसेप्ट आज हमने क्या सीखना है? डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और इलेक्शन। दो कंसेप्ट, क्या? डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है। अपॉइंट कौन करता है और इलेक्शन कैसे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश शाबाश, पूछिए, जल्दी से पूछिए, क्या क्वेश्चन है। हाइब्रिड क्लास में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। जी पूछिए। क्या लिखा हुआ है उसमें? लिखा हुआ है पर्सन एक्सेप्शन जो है ना, डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन इसकी 4 एक्सेप्शंस हैं, हमने पढ़ी थी। उसमें 4th एक्सेप्शन में लिखा है पर्सन रिप्रेजेंटिंग ए क्रेडिटर और अदर स्पेशल इंटरेस्ट थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, अदर स्पेशल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात किसी को हमने थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ये पावर दी होती है। जैसे अक्सर ये प्रोविजन बेसिकली बैंक्स के लिए है कि अक्सर बैंक जब कंपनी को कोई लोन देते हैं ना, तो गारंटी के तौर पे सिक्योरिटी तो अपने पास रखवाते ही हैं। सिक्योरिटी के साथ वो ये भी कहते हैं, सर जी हमें हमारा एक बंदा आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐड करें। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट यानी लोन एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है, ताकि जब कभी कंपनी जिन एसेट्स को उन्होंने गिरवी रखवाया बैंक के पास, अगर उनको सेल करने की रेजोल्यूशन पास करे ना, तो वो बंदा फौरी बैंक को बता दे कि ये बात चल रही है। तो ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से अगर कोई भी पर्सन, नॉर्मली बैंक्स, ये कंपनी एग्री कर लेते हैं उनको कि आपका कोई एक पर्सन हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐड कर लेते हैं। अब किस वजह से ऐड? क्योंकि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से हुआ? लोन देने की वजह से। तो लॉ ने इसकी इजाजत दी है कि आप जो डायरेक्टर ऐड कर सकते हैं, और ऐसे डायरेक्टर का जिस पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें ये एग्री कर लिया था। कंपनी के साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें एग्री कर लिया था कि एक पर्सन डायरेक्टर्स की पोस्ट पे अपॉइंट करेंगे जो लेंडर या जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो। क्लियर मेरे भाई, समझ आ गई? और भी क्वेश्चन? जी पूछिए। क्या सीईओ हमेशा डायरेक्टर होगा? ठीक है, देखिए, अपॉइंटमेंट से पहले, सीईओ की अपॉइंटमेंट से पहले कोई भी पर्सन सीईओ की पोजीशन पे अपॉइंट किया जा सकता है, वो चाहे डायरेक्टर है, यानी सीईओ की अपॉइंटमेंट से पहले वो बंदा हो सकता है डायरेक्टर हो सकता है नॉन डायरेक्टर हो। लेकिन जब उसको सीईओ अपॉइंट कर लिया, अगर तो ऑलरेडी डायरेक्टर था तो अभी भी जाहिर है उसका स्टेटस डायरेक्टर का भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव का भी है। लेकिन अगर ऑलरेडी वो डायरेक्टर नहीं था, क्या उसे सीईओ अपॉइंट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, लेकिन अब उसका स्टेटस डीम्ड डायरेक्टर का होगा, एज्यूम्ड डायरेक्टर। इसका मतलब क्या होगा कि उसने चीफ एग्जीक्यूटिव वाली कंडीशंस भी पूरी करनी है, क्राइटेरिया पूरा करना है, और डायरेक्टर वाला क्राइटेरिया भी पूरा करना है। जो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डायरेक्टर वाला है वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई होगा। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव कोई नॉन डायरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन जब वो अपॉइंट हो गया तो वो डीम्ड डायरेक्टर हो जाता है, उसके ऊपर जो क्राइटेरिया डायरेक्टर वाला है वो भी अप्लाई होगा। समझ आ गई बात की? और कोई क्वेश्चन? आई कैप नॉर्मली उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अप्लाई करके टेस्ट कर रहा है। पिछली 3 अटेम्प्ट्स में 2 केस स्टडी में उसने इस तरह का कंसेप्ट टेस्ट किया है कि उसने पहले किसी को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, फिर उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव वाली सारी शर्तें पूरी कर रहा था, डायरेक्टर में से एक डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन आ गई उसमें, तो उसने कहा बताइए चीफ एग्जीक्यूटिव के कोई फर्क पड़ेगा? तो कुछ स्टूडेंट ने कहा सो चीफ एग्जीक्यूटिव की कंडीशन तो सारी पूरी हो रही हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी भी चीफ एग्जीक्यूटिव है। लेकिन असल सोल्यूशन क्या था इसका कि चीफ एग्जीक्यूटिव चूंकि डीम डायरेक्टर होता है, तो अगर कोई डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन आ गई तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, ये जब हम चैप्टर 4 स्टडी करेंगे ना चीफ एग्जीक्यूटिव वाला,
तब आपको ये बात ज़्यादा क्लियर होगी। फिर और की क्वेश्चन? अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, ये मैंने बताया नहीं था लास्ट टाइम, आप एक सवाल कितने अनडिस्चार्ज का मतलब है वो पर्सन जिसने अपनी लाइबिलिटीज को सेटल नहीं किया, अनसेटल्ड लाइबिलिटी पर। इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट होने की, व्हेन ए पर्सन इज अनएबल टू पे इट्स डेट्स। तो जब कोई अपने डेट्स को पे नहीं कर पाता उसे क्या कहते हैं? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। और मैंने शायद आपको यह भी बताया था कि इंसॉल्वेंट होता ही तब है जब वो लाइबिलिटीज को सेटल नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो अनडिस्चार्ज का लफ्ज है ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये जोर देने के लिए लिखा गया है, ये जोर देने के लिखा गया है। आप सिर्फ इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट का लफ्ज यूज करेंगे वो भी ठीक है। हाँ, इसमें एप्लीकेशन वाली बात है कि अगर तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप इंसॉल्वेंट हो, वो तो कंफर्म हो गया, वो अब वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अगर किसी ने अभी कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है कि सर देखिए मेरे ऊपर 10 मिलियन का लोन है, मेरे एसेट्स 3 मिलियन के हैं, मैं ये पे नहीं कर सकता, बराए मेहरबानी मुझे आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें ताकि रोज रोज जो मुझे लोग, जिन लोगों ने पैसे लेना तंग करते हैं, वो तंग ना करें, मैं आपको उनका ऑर्डर दिखा दूँ, उनका आपका ऑर्डर उनको दिखा दूँ। तो अगर अभी वो कोर्ट भी जाहिर है जायजा लेता है सारा कि वाकई ये बंदा सच कह रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसने लोगों से कर्ज लेके अपनी प्रॉपर्टी बना ली है और अब आके कह रहा है मैं डिफॉल्टर हो गया, मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी बंदे ने एप्लीकेशन दी है ना कि उस कोर्ट में कि उसे इंसॉल्वेंट करार दिया जाए और अभी वो एप्लीकेशन चल रही है प्रोसेस, तो वो बंदा भी डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो सकता। यानी वो आपको बताया था वर्क इन प्रोसेस इंसॉल्वेंट है, ये कौन से वाला इंसॉल्वेंट है? भी वर्क इन प्रोसेस वाला है, ये भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। और की क्वेश्चन? होल्डिंग कंपनी ने किसी सब्सिडरी कंपनी में अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, क्या कर सकती है? बिल्कुल, रिप्रेजेंट करना है उसने अपने आप को। होल्डिंग कंपनी के लिए यही तरीका है, वरना कंपनी तो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकती। वो किन को अपॉइंट करेगी? वो किसी को भी अपॉइंट कर सकती है। वो राह चलते किसी बंदे को भी होल्डिंग कंपनी कहे ना तेरे को डायरेक्टर बना लेते हैं, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिटन फॉर्म में ये सब्सिडरी कंपनी को भेजेंगे लिख के कि हमारे ये 2 या 3 बंदे, जितनी भी उसकी पावर है उसके लिहाज से, इनको आप अपनी कंपनी में डायरेक्टर्स के तौर पे अपॉइंट कीजिए। समझ आ गई बात की? किसी को भी कर सकते हैं। एग्जाम में वो आपसे ये नहीं पूछेगा किसको कर सकते, वो ये पूछेगा कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं मैंने क्या बताया? बोर्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिटन रेजोल्यूशन से करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं इनके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ऑलरेडी डायरेक्टर है तो वो काउंट होता है, वरना नहीं होता। वो एज्यूम्ड है ना, एज्यूम्ड, एक्चुअल नहीं है। और एज्यूम्ड जिम्मेदारियों के लिहाज से है, ये भी कंसेप्ट ध्यान में रखिए। जो एज्यूम्ड डायरेक्टर है वो किस लिहाज से है? जिम्मेदारियों के लिहाज से। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जो हुक्म मेरे भाई का, हुक्म का गुलाम भाई जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आज हमने क्या डिस्कस करना है? अपॉइंटमेंट और इलेक्शन। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या? डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, कब करेगा? कौन करेगा, कब करेगा? लेफ्ट बोर्ड जो है हमारा वो अपॉइंटमेंट से डील कर रहा है, जो राइट बोर्ड का मैटर है वो इलेक्शन से डील कर रहा है। तो सबसे पहले तो सिंपल कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे? अगर तो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो जो आर्टिकल्स में लिखा है वही मिनिमम होंगे। अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ तो कंपनी, किस कंपनी में कितने डायरेक्टर, जो सिंगल मेंबर कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी लिस्टेड है 7, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है 3।
तो लॉ ने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रखे हुए हैं। अगर लॉ ने कहा है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 हैं, क्या कंपनी अपने आर्टिकल्स में 2 लिख सकती है? क्या ये लिख सकती है कंपनी मिनिमम 5 होंगे? बिल्कुल। तो उस सूरत में प्रैक्टिकली कितने डायरेक्टर्स होंगे? 5 होंगे, जो आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कंपनीज एक्ट मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को तो स्पेसिफाई करता है, मैक्सिमम को नहीं करता। मैक्सिमम जितने चाहे जितना बिजनेस ग्रो कर जाए डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं, मिनिमम पे है, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं। अब आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होगी डायरेक्टर्स की? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये डिपेंड करता है किस टाइप का डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहा है। फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का तरीका कुछ और है, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का तरीका कुछ और है, कैजुअल वैकेंसी का तरीका कुछ और है, नॉमिनी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार कुछ और है। पहले तो हम हेडिंग समझ लेने से मतलब क्या। फर्स्ट डायरेक्टर से मुराद है कंपनी की जिंदगी के पहले डायरेक्टर जो इन कॉर्पोरेशन के बाद फर्स्ट एजीएम तक कंपनी को संभालते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर कौन है? कंपनी की जिंदगी के पहले डायरेक्टर जो इन कॉर्पोरेशन के बाद फर्स्ट एजीएम तक कंपनी के मामलात को संभालते, उन्हें कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर किसे कहते हैं? जो फर्स्ट डायरेक्टर के बाद जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट हो, वो चाहे सेकंड डायरेक्टर्स हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, फर्स्ट के बाद जब कभी भी डायरेक्टर्स अपॉइंट हुआ करेंगे, हम कहेंगे ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हैं। कैजुअल वैकेंसी किसे कहते हैं? कैजुअल वैकेंसी का मतलब है 3 चीजें, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन और रेजिग्नेशन। डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन और रेजिग्नेशन। नॉर्मली डायरेक्टर्स का जो टेन्योर होता है, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, वो होता है 3 इयर्स। कितना? 3 इयर्स। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि 3 ईयर से पहले किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाए या डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वाली कोई चीज लग गई उसके साथ, या वो रिजाइन कर दे। डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन या रेजिग्नेशन, इनमें से कोई भी चीज अगर आ जाए तो वो डायरेक्टर उसको अपनी जगह पे नहीं रहता, वो डायरेक्टर नहीं रहता। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। क्या कहते हैं? कैजुअल वैकेंसी। और तीसरी सिचुएशन है अपॉइंटमेंट के हवाले से नॉमिनी डायरेक्टर। जब डायरेक्टर को किसी की सिफारिश पे रखा जाए, जब डायरेक्टर को सिफारिश पे रखा जाए किसी पर्सन क्लास डायरेक्टर, उसे कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। और सिफारिश कौन कर रहा है? नॉमिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉमिनेट कर रही है। भाई वो क्यों? क्या हम हर अरे गहरे की सिफारिश का मंजूर कर लेते हैं? नहीं, सिर्फ उनकी जो बॉडी कॉर्पोरेट है, हमारे मेंबर, या तो उन्होंने हमारे शेयर्स खरीदे या या किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से नॉमिनेट किया। यानी ऐसे लोग हैं जो खुद तो डायरेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन किसी और को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, किसी और की सिफारिश कर दी, हमारे बजाय इनको डायरेक्टर बना लो। और ये नॉर्मली कौन लोग होते हैं जो सिफारिश करते हैं? या तो फेडरल गवर्नमेंट होगी, या क्या होगा? क्रेडिटर। फेडरल गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट होगी, या क्या होगा? करेक्ट। फेडरल गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट है, उसने थ्रू शेयर होल्डिंग सिफारिश करेगी। किस जोर पे सिफारिश करेगी? शेयर्स के जोर पे। लेकिन अगर क्रेडिटर है तो वो किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के जोर पे सिफारिश करेगी। कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कंपनी के साथ, ठीक है जी। तो अब ये 4 कैटेगरीज हमने पढ़ ली। वन बाय वन देखते हैं हर कैटेगरी में कैसे अपॉइंटमेंट होती है। फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा जी? फर्स्ट डायरेक्टर को सब्सक्राइबर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है। वो जब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जाते हैं तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा जाता है, आपको याद है वो प्रोविजन
कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो प्रपोज्ड डायरेक्टर है शैल बी डीम्ड टू बी ड्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी के सब्सक्राइबर्स डिसाइड करते हैं कौन होंगे, कितने होंगे। और जैसे ही वो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखे होते हैं नॉर्मली, जैसे ही कंपनी अपॉइंट इनकॉर्पोरेट होती है उसके फौरन बाद, इसका मतलब वो भी पॉइंट ऑटोमेटिकली पॉइंट हो गए। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पड़ा था ना, वो भी अपॉइंट हो गए। लेकिन ये डायरेक्टर कब तक बिजनेस संभालेंगे? फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट एजीएम में फिर इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन में फिर प्रॉपर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगी, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की, जो फिर 3 साल तक बिजनेस को संभालेंगे, कंपनी को संभालेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कब करेंगे? एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आर्टिकल जैसे फर्स्ट डायरेक्टर है, सब्सिक्वेंट नहीं है। नहीं है, सब्सिक्वेंट फर्स्ट है। और कितने अरसे तक ये डायरेक्टर होंगे? कितने अरसे तक? टिल फर्स्ट एजीएम। ये हुई ना बात, टिल फर्स्ट एजीएम। अब आते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की तरफ। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? अब चूंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी, ये तो इनकॉर्पोरेशन से पहले की बात है, तो सब्सक्राइबर का वर्ड यूज हुआ था। अब मेंबर। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर को किसने अपॉइंट करना है? मेंबर्स ने। कहां अपॉइंट करना है? ये कितने अर्से तक ऑफिस होल्ड करेंगे? होल्ड ऑफिस का मतलब समझ आ रहा है क्या है? कि इस पोजीशन पे कितना अरसा काम करेंगे? 3 साल तक। ठीक। हाँ, ये जो 3 साल का पीरियड है, 3 साल का पीरियड है। अच्छा, एक बात इसमें और एक बात इसमें याद रखें। इसमें अगर मेंबर्स की तादाद को बढ़ाना हो, अगर डायरेक्टर्स की तादाद को बढ़ाना हो, सब्सक्राइबर ने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिए, वो थे 10। फर्स्ट एजीएम होगी 6 महीने बाद, लेकिन 2 महीने बाद ही पता चला कि काम ज्यादा है, डायरेक्टर्स कम है। डायरेक्टर्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। आप एक स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाएं, कोई भी जनरल मीटिंग बुलाएं। 3 टाइप्स होती है ना जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग की 3 टाइप। एनुअल जनरल मीटिंग तो 6 महीने बाद होनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्टैट्यूटरी मीटिंग, कोई सी भी जनरल मीटिंग बुलाएं और वहां पे डायरेक्टर्स की तादाद को आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर जी? ठीक है। ये एसी चलवा दूं मैं? ये एसी चला दे, एसी चला दे फिर भाई। ये राइट साइड वाला सेंटर वाला एसी। आगे चलते हैं आप। और सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स में टाइम पीरियड क्या है? 3 साल का। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, उसमें ये पीरियड 3 साल से कम का भी हो सकता है। यहां पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ाने की बात कर रहा है, यहां पे जो टेन्योर है वो कम करने की बात कर रहा है। फिर से फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? कितने अरसे के लिए? फर्स्ट एजीएम से पहले पता चले मजीद डायरेक्टर की जरूरत है, इंक्रीज किए जा सकते हैं। कैसे? जनरल मीटिंग में मेंबर्स अप्रूव करेंगे। शाबाश। सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स कब अपॉइंट होंगे? एजीएम में। कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर। ये कितने अरसे तक ऑफिस होल्ड करेंगे? 3 साल तक। क्या इस पीरियड को कम किया जा सकता है? कैसे? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इस टाइम पीरियड को कम कर सकते। क्या इस पीरियड को ज्यादा किया जा सकता है? ज्यादा नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता। क्लियर जी? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी। जी पूछे। क्या ये कंसेक्टिव डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? यस। 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5, 6, 10, 50 दफा, 100 दफा भी हो सकता है। कंसेक्टिव एक पर्सन डायरेक्टर रिटायर हो गया, 3 साल पूरे हो गए, क्या अगली दफा फिर वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है? बिल्कुल है। रीअपॉइंटमेंट के लिए अहल है। इलेक्शन में हिस्सा लेगा, जीत गया तो बिल्कुल दूसरी दफा भी हो सकता है। नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी।
डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन भी है। कैजुअल वैकेंसी लिस्टेड कंपनी है, डायरेक्टर्स के लिए लाजमी है कैजुअल वैकेंसी फिल करना है। कितने अरसे में? 90 डेज। यानी जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अगर हुई उसके 90 डेज के अंदर अंदर बाकी के डायरेक्टर्स ने कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये डायरेक्टर्स को क्यों इजाजत दे दी? वो इसलिए कि अगर 15 डायरेक्टर है, एक ही डेथ हो गई, उसकी जगह पे किसी और को डायरेक्टर अपॉइंट करना, खुद सोचे इस छोटे से काम के लिए क्या नई मीटिंग बुलाई जाए, उसमें सारे शेयर होल्डर को बुलाया जाए, फिर उनसे मंजूरी ली जाए? नहीं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 15 में से एक डायरेक्टर की डेथ हो गई, नेचुरल डेथ जैसे भी। तो इस सूरत में जो उसकी जगह पे दूसरे बंदे को डायरेक्टर रखना है, तो ये दूसरा बंदा कौन होगा? ये फैसला एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ही कर सकते। इसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी फिल करना। कैजुअल वैकेंसी फिल करने का मतलब क्या है? अगर किसी डायरेक्टर की डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन या रेजिग्नेशन हो जाए तो उसकी जगह पे किसी और पर्सन को अपॉइंट करना, इसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी फिल करना। ये कैजुअल वैकेंसी याद रखें, अगर तो कुछ केसेस में लाजमी है, कुछ में नहीं लाजमी। अगर तो लिस्टेड कंपनी है, कैजुअल वैकेंसी फिल करना लाजमी। कितने अरसे में? अगर अनलिस्टेड कंपनी है, रिक्वायर्ड, लाजमी नहीं है। अगर अगर मिनिमम नंबर वाली शर्त पूरी हो रही है, लेकिन अगर मिनिमम नंबर वाली शर्त पूरी नहीं हो रही तो फिर इस केस में भी कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड नहीं समझ आई बात की? एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है, उसके 15 डायरेक्टर्स हैं, एक डायरेक्टर की डेथ हो गई, क्या कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है? है? शाबाश। लिस्टेड कंपनी के 7 डायरेक्टर हैं, एक ही डेथ हो गई, क्या कैजुअल वैकेंसी फिल करना जरूरी है? क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। अच्छा आगे चलें। अनलिस्टेड कंपनी, अगला रूल आ जाए। अनलिस्टेड कंपनी के 15 डायरेक्टर है, एक ही डेथ हो गई, क्या कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है? नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी के 3 डायरेक्टर थे, सोच के जवाब देना है। 3 डायरेक्टर थे, एक डायरेक्टर की डेथ हो गई, क्या कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ये रीजन है। रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी के केस में जब कभी कैजुअल वैकेंसी राइज होगी, हर केस में 90 डेज में कैजुअल वैकेंसी फिल करना जरूरी है। लेकिन अनलिस्टेड केस में कैजुअल वैकेंसी फिल करना उसी वक्त जरूरी होती है अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से तादाद कम हो जाए। वरना अगर मिनिमम नंबर पूरे हो रहे हैं तो कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर को फिल करने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ आई बात की? आगे चलते हैं। टेन्योर क्या होगा? अच्छा इसमें याद रखिए, लिस्टेड के केस में हमने बताया कि 90 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट करनी है, अनलिस्टेड के केस में नहीं बताया। इसका मतलब है इसकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब अपॉइंट करना चाहे कर सकते। अच्छा, जब किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया कैजुअल वैकेंसी में, गैस कीजिए उसका टाइम पीरियड कितना? 3 साल होगा। इलेक्शन हुए डायरेक्टर्स के 2020 में, अब दोबारा इलेक्शन होना है 2023 में। अब 2022 में एक डायरेक्टर की डेथ हुई, उसकी जगह पे कैजुअल वैकेंसी फिल किया गया। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये डायरेक्टर जो 2022 में आया, 2023 में रिटायर होगा या 25 में? 23 में। शाबाश। जो डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी फिल करता है उसका टेन्योर रिमेनिंग पीरियड होता है उस बंदे का जिसकी जगह पे वो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। उसके लिए 3 साल शुरू नहीं होंगे फिर से, बल्कि क्या होगा? रिमेनिंग पीरियड। कुछ बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट, नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर किसे कहते हैं? आपको पता है, जो एक नॉमिनेट किया जाता है उसे कारकुन। कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट?
ठीक है। और ये कब तक ये पॉइंट रहेगा till the player of nominating body। यानी नॉमिनेटिंग बॉडी अगर चाहे तो उसे साल बाद कहे सर इस ऑफिसर को फारिग करे, उसकी जगह नया बंदा भेज रहे हैं। यानी इसमें टेन्योर क्या होगा, 3 साल नहीं, जब तक वो बॉडी चाहे। वो 4 साल चाहे तो उसको 3 साल के बाद दोबारा अपॉइंट करते हैं, 1 साल के लिए मजीद अपॉइंट करते हैं। तो इसका टाइम पीरियड, जब वो अगर चाहें कि जी हमेशा इसी को रिअपॉइंट करना चाहिए, उसी को करते रहे। ठीक है जी, क्योंकि उनके पास शेयर्स है ना। अगर इलेक्शन करवाएंगे भी, ये फेयर है, ये आप पावर जो दी, क्योंकि इलेक्शन करवाएंगे भी तो वो अपने बंदे को वोट देगा, वो दोबारा डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा। और क्रेडिटर जो है, इसमें भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है ना, उसके अंदर लिखा जाता है। नॉर्मली इसके अंदर ये लिखा जाता है जब तक लोन रीपे नहीं करते ना आप, तब तक हमारा बंदा डायरेक्टर की पोजीशन पर रहेगा। तो इनका टेन्योर थोड़ा सा डिफरेंट है नॉमिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, क्या इसके लिए क्राइटेरिया मीट करना जरूरी है नॉमिनी डायरेक्टर के लिए? देखिए, शेयर्स वाला क्राइटेरिया मीट करना जरूरी नहीं है, बाकी वरना जो भी क्राइटेरिया है डिस्क्वालिफिकेशन वाले, वो इनके लिए मीट करना जरूरी है। यानी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट करने की जरूरत नहीं है इनको, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट करना जरूरी है। जी, कुछ बात समझ आई? हाँ, बाकी केस स्टडी अटेम्प्ट करेंगे, पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे, फिर बात समझ आएगी। अब चलते हैं, यहाँ पे रुक जाए, आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, रीडिंग कर लीजिए एक दफ़ा। रीडिंग करके कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लेंगे, नहीं अभी नेक्स्ट कंसेप्ट कर जाना, पास कीजिएगा जी। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है नॉमिनी डायरेक्टर, एक तो ये सुन ले कि ये उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में नहीं, नेक्स्ट वाले में है। और दूसरा ये कि ये वही एक्सेप्शंस हैं जो आपने मेंबर वाली पढ़ी है ना। मेंबर्स, डायरेक्टर का मेंबर होना ज़रूरी है सिवाय चंद एक्सेप्शन के। तो जो आखिरी 2 एक्सेप्शंस थी, ये वही हैं, ये वही एक्सेप्शन है। ठीक, और प्लस ये शायद वो नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, लेकिन चूंकि वो लॉजिकली रिलेट कर रहा था इसलिए मैंने इधर पढ़ा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंतहाई आसान कंसेप्ट है, बाहिर दिखने में ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता है। पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, कहानी खत्म। तो जब प्रोसीजरल चीज़ें चल रही होती है ना स्टेप वाइज, जैसे अगर मैं आपसे अभी पूछूं, बताइए आर्टिकल्स की अल्टरेशन के क्या स्टेप्स हैं, तो आप अभी फौरन बता देंगे, जैसे शाबाश शाबाश। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्टेप नंबर 2 में हाँ, कॉपी सबमिट करवाएंगे। स्टेप नंबर 3 में स्टार सर्टिफाई करेगा। अगर अल्टरेशन इफेक्ट्स राइट्स ऑफ अफेक्टेड क्लास, तो उसकी भी 3/4 की अप्रूवल चाहिए। तो जो प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं वो याद करना आसान होती हैं और समझने में भी आसान होती हैं। अब जो हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रोसीजरल, यानी स्टेप बाय स्टेप चलेगा, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। सीखने क्या जा रहे हैं हम? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का इलेक्शन कैसे होगा? टाइम कितना है हमारे पास? 10 मिनट हैं अभी। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। डायरेक्टर्स का इलेक्शन कैसे होगा? ठीक है। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, ये हम पढ़ रहे हैं उन कंपनीज के लिए जिनका शेयर कैपिटल है। जिन कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है वहां पे डायरेक्टर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये उस कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होगा। और ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का प्रोसेस है, फर्स्ट डायरेक्टर का नहीं। तो आपको पता है फर्स्ट डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी इलेक्शन के जरिए से अपॉइंट नहीं होते। हाँ जी, ये तो ये प्रोसेस कौन सा है? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का। सबसे पहले क्या करेंगे जी? सबसे पहले एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए कितने डायरेक्टर की जरूरत है।
कितने डायरेक्टर की जरूरत है? इस वक्त 10 डायरेक्टर हैं, कोई काम बहुत था, 10 थे हम लोग, काम बहुत था, अगली दफा 12 होने चाहिए। तो पहली चीज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड डिसाइड हो। क्या होगा डिसाइड? टू बी अपॉइंट। ये कौन डिसाइड करेगा? एग्जिस्टिंग रिटायरिंग डायरेक्टर, इसको कह देते हैं रिटायरिंग डायरेक्टर, जो रिटायर होने जा रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि आने वाली टर्म के लिए कितने डायरेक्टर। कब डिसाइड करेंगे? एजीएम से 35 दिन पहले। और अगर इस तादाद को चेंज करना हो तो जनरल मीटिंग में चेंज किया जा सकता है। अब डायरेक्टर, इसका मतलब डायरेक्टर ने एक दफा डिसाइड कर लिया ना, अब डायरेक्टर्स के हाथ से भी बात गई। अब अगर 12 की बजाय 15 करने हैं या 11 करने हैं तो वो कौन करेगा? मेंबर्स करेंगे जनरल मीटिंग में। ठीक है, वो ज़ाहिर है एजीएम में डिसाइड कर लेंगे अपॉइंटमेंट से पहले कि 12 की बजाय 15 होने चाहिए, 11 होने चाहिए, 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, लिस्टेड कंपनियां तो कम से कम 7 होने चाहिए, इससे कम नहीं हो सकते। चलिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स हो गए। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर। किसने डिसाइड किया? कब किया? 35 डेज पहले, बिफोर एजीएम, जिसमें इलेक्शन होना है। फिर डायरेक्टर्स ने सबको नोटिस भेज दिया मीटिंग का, और उस मीटिंग का जो एजेंडा था, फिर इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले भेजना था? 21 डेज। शाबाश। तो मीटिंग से 21 दिन पहले डायरेक्टर्स ने नोटिस भेजा सारे मेंबर्स को। अच्छा, मुझे एक अहम चीज बताइए, जब ये बताया जाता है कि जी मीटिंग होने वाली है, तो क्या उस नोटिस में ये भी बताया जाएगा कि इसमें डिस्कस क्या होना है? इसको कहते हैं एजेंडा। एजेंडा आइटम, बिजनेस का एजेंडा क्या है, आपके आने का एजेंडा क्या, तुम्हारे मिल बैठने का एजेंडा। तो नोटिस के साथ एजेंडा आइटम लिखी होगी कि नहीं? उसमें और चीजें भी लिखी होंगी, लेकिन एक चीज खास तौर पे जरूर लिखी होगी। क्या? डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना है और उसमें इतने डायरेक्टर्स अब अपॉइंट होने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 21 डेज बिफोर मीटिंग नोटिस भेजो। इस नोटिस में रिटायरिंग डायरेक्टर्स का नाम लिखो और जो डायरेक्टर्स इलेक्ट होने करने हैं उनका तादाद लिखो, नंबर। नाम किसका लिखो? रिटायरिंग डायरेक्टर्स का। नंबर किसका लिखो? जिनको पर। क्यों डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड के नाम क्यों नहीं कहा? वो तो अभी पता ही नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा, वो तो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा किसके नाम पे वोट निकलते हैं ज्यादा, किसके डब्बे से ज्यादा वोट निकलते हैं। डब्बा नहीं वैसे इसमें वो। चले ठीक, नोटिस पहुंच गया मेंबर्स को। अब कुछ मेंबर्स डायरेक्टर बनना चाहेंगे, कुछ नहीं चाहेंगे। जो डायरेक्टर नहीं बनना चाहते वो कुछ ना करें। जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं कंपनी का, वो मीटिंग से 14 डेज बिफोर मीटिंग अपनी इंटेंशन फाइल करे कंपनी को कि सर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं डायरेक्टरशिप का, हम भी चाहते हैं कि हम भी डायरेक्टर बने। अपना इंटरेस्ट शो करवाना है कि आप इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं, कंटेस्ट करना चाहते हैं। तो जी 21 दिन पहले चला गया, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर सोच लेना। नोटिस कंपनी इंक्रीज नहीं हो सकती, एप्लीकेशन तो ज्यादा आ सकती हैं। 21 दिन पहले कंपनी ने मेंबर्स को नोटिस भेजा कि 20 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। अब 21 दिन पहले 20 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। अब जो डायरेक्टर भी इलेक्शन लड़ना चाहता है वो अपनी इंटेंशन फाइल कर दे मीटिंग से 14 डेज पहले। यानी इसका मतलब है डायरेक्टर के पास प्रैक्टिकली 7 दिन का टाइम होता है ये फैसला कर ले पर्सन्स के पास, मेंबर्स के पास, कि वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं कि नहीं। अगर बनना चाहते हैं तो क्या करें? कंपनी को नोटिस कर दे
कि मेरे को भी डायरेक्टर बनने का शौक है, मेरे को भी डायरेक्टर बनाओ। तो अच्छा ये जो आपकी जैसे बाज़ औक़ात होता है ना, इलेक्शन में एक उम्मीदवार दूसरे के हक में बैठ जाता है, तो यहाँ पे भी एक कैंडिडेट दूसरे के हक में बैठ सकता है। अगर चाहे तो नोटिस को विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी वक्त, इलेक्शन से पहले किसी भी वक्त नोटिस कि भाई मैं नहीं अब डायरेक्टर बनना चाहता, तो काम करना पड़ता है। नोटिस मिल गए कंपनी को, कंपनी को मिले नोटिस 35। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है? कंपनी ने सारी की सारी लिस्ट भेज देनी है, किसको? दोबारा मेंबर्स को। अजीब बात, पहले मीटिंग का नोटिस भेजा था 21 दिन पहले, अब 7 दिन पहले। अब देखिए मीटिंग का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है ना, दिन कम होते जा रहे हैं। पहले 35 थे, फिर 21, फिर 14, अब 7 हो गए, 7 दिन ही रह गए बस। तो अच्छा, मुझे ये कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि जब सारे मेंबर को कह दिया था कि इस दिन मीटिंग होने वाली है, तो जिन जिन मेंबर्स ने इलेक्शन लड़ना है, इसकी अलहदा से लिस्ट बना के दोबारा कंपनी मेंबर्स को क्यों भेज रही है इस स्टेप में? ताकि हर मेंबर ये फैसला कर ले उसने किसको वोट देना है। लिस्ट सबको हाँ 7 दिन में फैसला सोच लेता है। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर नोटिस, आपको पता है लिस्टेड कंपनी के केस में पब्लिश भी किए जाते हैं। लिस्टेड, ये जनरल रिक्वायरमेंट है, इसको चाहे यहाँ पे ना भी लिखे, ये जनरल बात है। क्या बात है जनरल? कि अगर लिस्टेड कंपनी है ना, तो उसने जो नोटिस वगैरह भेजने होते हैं ना, वो अखबार में भी पब्लिश करने होते हैं। तो क्योंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर फैले होते हैं पूरे पाकिस्तान में, सबको पता चल जाए। जी लिस्ट भेज दी, अब आ गया इलेक्शन का दिन। कौन सा दिन? देखा जाएगा एप्लीकेशन कितनी आई, नॉमिनेट कितने, अपॉइंट कितने करते हैं। अपॉइंट करने थे अगर 12, एप्लीकेशंस आई 20, सॉरी एप्लीकेशन आई 12। अब क्या होगा? पॉइंट 12 करने थे, एप्लीकेशन भी 12 आई, सारे के सारे बिला मुकाबला मुंतखब, ऐसे कहते हैं अनअपोज्ड। अपॉइंटमेंट हो जाएगी, क्या अपॉइंटमेंट होगी? अनअपोज्ड का मतलब क्या होता है? कोई मुकाबला नहीं, बिला मुकाबला। अगर नॉमिनेट करने थे, अगर अपॉइंट करने थे 12, एप्लीकेशन आई 10 की, 12 करने थे, 12 की एप्लीकेशन आई, सारे के सारे अनअपोज्ड। 12 पॉइंट करने थे, 10 की एप्लीकेशन आई, 10 के 10 अनअपोज्ड। बाकी मजीद करने हैं तो खुद कर लो, फिर क्या। यानी अगर कम है तादाद या बराबर है तो इलेक्शन के बगैर ही अपॉइंटमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर 12 करने थे और 13 आ गए एप्लीकेशन, या 15 या 20 आ गए, अब क्या होगा? अब इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन का तरीकाकार सुन लीजिए। इलेक्शन का तरीकाकार कैसे? आप वोट कास्ट करने जाते हैं, जनरल इलेक्शन में कितने वोट होते हैं आपके पास? एक वोट होता है। नहीं ज्यादा नहीं होते, एक वोट होता है, वो जिसको मर्जी आप कास्ट कर दें। लेकिन कंपनी के अंदर वोट की तादाद कैसे? आप उछल पड़ेंगे ये बात सुन के। कंपनी के अंदर वोट्स की तादाद कितनी है? जितने नंबर ऑफ, अगर तो देखिए ये कैंडिडेट्स इक्वल टू या लेस देन है नंबर फिक्स, तो सारे के सारे अनअपोज इलेक्ट हो जाएंगे, कोई वोटिंग पोलिंग करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कैंडिडेट्स की तादाद ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? पोल करना, वोटिंग होगी। और वोटिंग किस जरिए से होगी? शो ऑफ हैंड के जरिए से कि पोलिंग के जरिए? पोलिंग के जरिए से। इसमें हर शेयर होल्डर के पास पता है कितने वोट्स होंगे? नंबर ऑफ शेयर जितने हैं मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड।
अगर 12 डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं, इन भाईजान के पास 1000 शेयर थे, तो वोट्स कितने हो गए? 12,000 वोट। अगर किसी के पास 1 लाख शेयर्स हैं और डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं 12 लाख वोट, ये तो बहुत होते हैं। अब देखें उसकी मर्जी। सुने, ला ने मजीद क्या कहा? ला ने कहा आपके लिए ये जरूरी नहीं सारे के सारे वोट एक ही कैंडिडेट को दे, आप अपनी मर्जी से जैसे बांटना चाहे, सारे के सारे एक कैंडिडेट को देना चाहे उसको दे दे, किसी को भी नहीं देना, बाइकआउट करना है, घर बैठे रहे। और उधर जाके 12 लाख वोट है, 4 लाख एक को देने हैं, 3 लाख एक को देने हैं, 2 लाख एक को देने हैं, 25 वोट इसको देने हैं भाई को, इस तरह, और बाकी वोट किसी को नहीं देने, ये भी कर सकते हैं। यानी आपके वोट आपकी मर्जी, जैसे जितने मर्जी जिसको मर्जी। भाई समझ आई बात की? फिर जब सारे लोग वोट कास्ट कर लेंगे फिर क्या होगा? जिसके पहले नंबर पे, अब देखिए अगर 20 कैंडिडेट्स आए थे, 12 अपॉइंट करने हैं पहले बार, शाबाश, ये तो आपने दरिया को कुएं में बंद कर दिया। मैं तो कहने लगा था जो सबसे ऊपर वाला पहले नंबर पे वो भी सिलेक्टेड, दूसरे वाला वो भी सिलेक्टेड, तीसरे वाला, चौथे वाला, पांचवें वाला, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें वाला और 12वें वाला। पहले वाले को 2 करोड़ वोट मिले, दूसरे वाले को 1.5 करोड़, तीसरे वाले को 90 लाख, 75 लाख, 65, 62। 12वें वाले को कितने वोट मिले? कितने? 1 लाख। ये 1 लाख आपने याद रखना है। 1 लाख फिर दोबारा आएगा। फिर से सुन लें, जब वोट कास्ट कर लेते हैं ना आप, तो ऑर्डर लग जाता है, जिसके पास हाईएस्ट वोट्स हो वो इलेक्ट हो जाते हैं। 12 अगर कैंडिडेट सिलेक्ट करने थे तो लिस्ट बना के 12 हाईएस्ट कैंडिडेट्स इलेक्टेड हो गए। लेकिन इसमें वो कैंडिडेट जो क्वालिफाई, तो इलेक्शन तो जीत गया लेकिन वो आखिरी नंबर पे था, सबसे कम वोट जिसको मिले, लेकिन जीत गया। जीतने वालों में जिसको सबसे कम वोट मिले ना, इसके वोट आपने याद रखने हैं। ये बहन जी ने कहा 1 लाख, तो 1 लाख वोट आपने, या ये 1 लाख वोट दोबारा आएंगे, ये दोबारा नंबर 1 के वोट्स नहीं कह रहा, नंबर लास्ट पे जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, इलेक्ट हुआ है, उसके वो ये दोबारा आएंगे। कब आएंगे, क्यों आएंगे, ये बाद में देखें। और जब अपॉइंटमेंट हो जाए, इलेक्शन हो जाए, उसके 15 दिन के अंदर अंदर फिर रजिस्ट्रार को बता देना है कि डायरेक्टर्स आ नहीं रहे, डायरेक्टर्स आ चुके हैं, उनकी लिस्ट रजिस्ट्रार को बता दे। अच्छा आप खुद बताए, लेफ्ट साइड वाला मटेरियल निस्बतन कम लग रहा है राइट साइड वाले, लेकिन लेफ्ट वाले पे टाइम ज्यादा लगा, क्यों? इसमें थोड़े टेक्निकल कंसेप्ट थे। राइट साइड वाला बिल्कुल इजी प्रोसीजर, स्टेप नंबर ये करना वो कर, और इसमें देखें वो 35, 21, 14, 7, और फिर जो डे आ गया तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वोट। वोट किसके बराबर है? नंबर ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड के। क्लियर जी? चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर, असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लेक्चर खत्म होता है तेरा मोबाइल पहले निकल आता है क्या?